हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी जिसका टाइटल द ओनली टाइम ही स्पोक द ट्रूथ। ये मैंने खुद रख दिया है। ये ओरिजिनली किसी और नाम से थी, लेकिन ये टाइटल मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने लिबर्टी ली है और ये टाइटल चेंज किया है। इसमें हम हर एक वी आर गोइंग टू गो बाय लाइन, एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और जो वर्ड्स हैं जो नए वर्ड्स हैं उनको लर्न करने की ट्राई करेंगे। कोई प्रीपोजिशंस का कुछ आया हुआ है तो वो देखेंगे। इसके अलावा हम टेंसेस के बारे में देखेंगे कि किस टेंस में ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अलग अलग टेंसेस हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो हर एक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और मेन चीज़ ये है कि कहानी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होगी, आर्टिफिशियल सेंटेंसेस नहीं होंगे और आपको वर्ड्स जो हैं वो एकदम एप्रोप्रिएटली यूज्ड हुए हैं, तो आपको उससे वर्ड्स याद रखने में आसानी होगी। यदि आप कहानी को 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी और एट द एंड ऑफ इट आपको कहानी का भी आपको अंत अच्छा लगेगा, तो वो आपके लिए एक बोनस जैसा है। लेकिन ये सारे मीनिंग्स वगैरह जो हैं हम धीरे धीरे पेशेंस से पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन देन। शुरू करते हैं। द ओनली टाइम ही स्पोक द ट्रूथ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मैं ये सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एक दूसरा वीडियो ही मैं बना रहा हूँ जिसमें ये एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश में होंगे। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी देन यू कैन लुक फॉर द अदर वीडियो विच विल बी completely इन इंग्लिश। ओके, सो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द बाबूज एट नयनजोर वर फेमस लैंड होल्डर्स। ये नयनजोर जो है ये एक जगह है बंगाल में, और ये कहानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ 1941 में हो गई थी। 1931 में उनको नोबेल मिला था। तो ये कहानियाँ जो हैं वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में है और उसमें आपको पता ही है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ये नैन जो उसमें बंगाल में होता था और उस पे कहानी है। वहाँ पे ज़मींदार थे, लैंड होल्डर्स जिनको हम कहते हैं ज़मींदार। सो वंस अपॉन अ टाइम जैसे कि हर कहानी शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम द बाबूज एट नैनजोर वर फेमस लैंड होल्डर्स। छोटी जगह है इसलिए एट नैनजोर लिखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ही लिव्स इन दिल्ली। छोटी जगहों के लिए एट लिख देते हैं। कोई बड़ा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरल ये ट्रेंड है। दे वर नोटेड, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये मीनिंग लिखी है, ये कहानी का पार्ट नहीं है। ये मीनिंग मैंने अपनी तरफ से लिखी है। सो दे वर नोटेड फॉर देयर प्रिंसली एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस है, ये ग है यहाँ पर, जी ग, एक्स्ट्रावेगेंस। और एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दैट इज ओवर स्पेंडिंग। सो दे वर फेमस फॉर व्हाट? दे आर प्रिंसली एक्स्ट्रावेगेंस। प्रिंसली मतलब फिट फॉर द प्रिंसेस। तो जो प्रिंस होंगे उनके पास जनरली, आई मीन यूजुअली पैसा बहुत ज़्यादा होगा। ऑर्डिनरली तो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, तो कंपैरिजन के लिए उसको प्रिंसली कहा है। दे वर नोटेड फॉर देयर प्रिंसली एक्स्ट्रावेगेंस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आप ये देखें कि ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वंस अपॉन अ टाइम द बाबूज एट नैनजोर वर फेमस लैंड होल्डर्स, मीन्स ए इज बी या ए वॉज बी। ये सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें ए जो है सब्जेक्ट है और बी जो है उसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर,
या उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक बताए, ही वॉज पुअर। तो ये ए इज बी इसी पैटर्न का ये एक एग्जांपल है। बस ये है कि ए इसमें काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। वंस अपॉन अ टाइम द बाबूज एट नैन जो, ये सारा सब्जेक्ट है ए। वर, ये बी का फॉर्म हो गया, क्योंकि वो कैपिटल में है, इसलिए वाज की जगह वर है और पास्ट टेंस है। फेमस लैंड होल्डर्स। एंड दूसरा सेंटेंस में हम देखते हैं दे वर नोटेड फॉर देयर प्रिंसली एक्स्ट्रावेगेंस। यहाँ पे वर जो है वो ये बी का फॉर्म हो गया। एंड दे वर गुड, दे वर बैड, एंड दे वर नोटेड, तो ये भी ए इज बी के फॉर्म में ही है। ये पैसिव वॉइस जैसा दिख रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं है। यहाँ पर जो नोटेड है वो सिंपली एक एडजेक्टिव है। दे वर फेमस फॉर देयर प्रिंसली एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मैंने आपको बताया, जरूरत से ज्यादा खर्च, ओवर स्पेंडिंग। So they would tear off the rough border of their darker muslin because it rubbed against their delicate skin. Tear off का मतलब फाड़ देना, ऑफ का मतलब होता है कि सरफेस से बाहर कर देना, और टीयर का मतलब आपको पता है ये फाड़ना होता है। सो दे वुड टीयर ऑफ द रफ बॉर्डर ऑफ देयर ढाका मसलिन। ढाका जो अभी भी जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है, तो उस समय से भी और बहुत पहले से ही वहाँ का मसलिन बहुत फेमस होता था, वेरी सॉफ्ट। लेकिन ये जो बाबूस थे नैन जोर के, वो इतने ज़्यादा उनका एक्स्ट्रावेगेंस था कि मसलिन का जो बॉर्डर था, जो थोड़ा सा रफ होता है कंपेयर एज कंपेयर टू इट्स सेंटर पार्ट, उसको भी वो फाड़ के फेंक देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इट रब्ड अगेंस्ट द डेलिकेट देयर डेलिकेट स्किन। डेलिकेट इज सॉफ्ट। सो ये जो वुड यहाँ पे एक तो टीयर ऑफ है, टीयर ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, और वुड यहाँ पे यूज हुआ है ये पास्ट हैबिट के लिए बताता है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट हैबिट के लिए जैसे हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल एट 10:30 या समथिंग, उसी तरह से पास्ट के लिए आप ये कह सकते हैं यूज टू, दे यूज टू टीयर ऑफ, या आप वुड कह सकते हैं। और बार बार क्योंकि यूज टू नहीं कहा जा सकता, लेकिन वुड जो है वो कई बार कहा जा सकता है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे यूज टू भी लिख सकते थे, लेकिन वुड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ एक्शन की बात आती है वहाँ पे वुड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे हम कहें दे यूज टू फील बैड, वहाँ पे एक्शन नहीं है, तो वहाँ पे यूज टू चलेगा। और वैसे भी यूज टू आप एक बार से ज़्यादा बोल नहीं सकते। यदि आपको किसी की पुरानी हैबिट के बारे में लगातार बोलना है, तो पहली बार आप यूज टू बोल दें, जैसे वी यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन वी वर किड्स, वी वुड यूज अ टेनिस बॉल। अब आप फिर से आप यूज टू यहाँ बोले तो ठीक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद वुड में सब कह सकते हैं, एंड द गेम वुड कंटिन्यू फॉर 3 days, एंड द विनर वुड गिव अ पार्टी टू द अदर द लूजर्स। इस तरह का वुड का यूज होता है। तो वुड जो है पास्ट हैबिट के लिए बहुत यूज होता है, और हम आगे भी देखेंगे कि सेकंड फॉर्म भी पास्ट हैबिट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन उसमें आपको लिखना पड़ता है कुछ ऑलवेज जैसा, जैसे आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ किड। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखने से आपका ये जो हैबिचुअल वाला सेंस आया। अदरवाइज आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल मैंने गेम खेला, उसमें कोई हैबिट वाली बात नहीं हुई है, और सिंगल इंस्टेंस की बात हुई। तो इंग्लिश में जो सेकंड फॉर्म होता है उसके दो यूज हो सकते हैं। एक तो सिंगल इंस्टेंस के लिए है, जैसे आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, और हैबिचुअल यूज हो सकता है, उसके लिए आपको ऑलवेज जैसा कुछ लगाना पड़ेगा, आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट। तो सेकंड फॉर्म को देख के आप कह नहीं सकते कि ये सिंगल इंस्टेंस के लिए है या पास्ट हैबिट के लिए है। जैसे हिंदी में ये डिफरेंशिएशन है, खेलता था और मैंने खेला, तो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आपको कॉन्टेक्स्ट में डिसिफर करना पड़ता है।
लेकिन पास्ट हैबिचुअल इंग्लिश में फिर यूज्ड टू भी है और वुड भी है। यूज्ड टू में क्या सेंस है कि कभी आप खेलते थे और अब नहीं खेलते। जैसे आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी सैटरडे, इसका मतलब हुआ कि नाउ आई डोंट मीट हिम, या एटलीस्ट आई डोंट मीट हिम एवरी सैटरडे। तो यूज्ड टू इज समथिंग कि जो डिसकंटिन्यू हो गया। अब वुड में ऐसी बात नहीं है। वुड में एक सिंपली ये है कि मैं पास्ट में ऐसा करता था, अब नहीं है या है, इसका कोई उसमें इंडिकेशन नहीं है, लेकिन यूज्ड टू में है। So they would tear off the rough border of their Dhaka muslin because it rubbed against their delicate skin. Rubbing जो against the surface होगी, तो rubbed against their delicate soft skin. They could spend many thousands of rupees over the wedding of a kitten. अब यहाँ ये बता रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रावेगेंस था। तो उसी में पहली बार तो ये कहा कि ढाका मसलिन का बॉर्डर ही फाड़ देते थे, और यहाँ पे कह रहे हैं जस्ट फॉर द वेडिंग ऑफ अ यंग कैट, दैट इज किटन। उसके लिए वो हजारों रुपए खर्च कर सकते थे। दे कुड स्पेंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ओवर, ये प्रोपोजिशन है, यू स्पेंड ओवर समथिंग। दे कुड स्पेंड ऑन भी हो सकता था। दे कुड स्पेंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ओवर द वेडिंग ऑफ अ किटन। And on a certain good occasion, it is alleged नहीं है ये, alleged, it is alleged that in order to turn night into day, they lighted numberless lamps and showered silver threads from the sky to imitate sunlight. और इनके फर्दर एक्स्ट्रावेगेंस के बारे में बता रहा है। On a certain grand occasion, कोई एक grand occasion रहा होगा। On that occasion, it is alleged, people alleged, okay? ये उसका पैसिव वॉइस बनाया है। पैसिव वॉइस आप यूज करते हैं जब आपको ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली है कौन, कोई वेक सब्जेक्ट है, पीपल, हम जनता, इसलिए इसको पास्ट टेंस में करना जरूरी, इसको पैसिव वॉइस में करना जरूरी है। इफ पीपल अलेज्ड तो हम कहेंगे इट इज अलेज्ड, पीपल अलेज एंड इट इज अलेज्ड, ऐसा लोग कहते हैं। सो इट इज अलेज्ड दैट इन ऑर्डर टू टर्न नाइट इनटू डे, टर्न चेंज करना, नाइट इनटू डे, यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन है। दे लाइटेड व्हाट, नंबरलेस लैम्प्स मींस अ वास्ट नंबर ऑफ लैम्प्स, एंड शावर्ड व्हाट, सिल्वर थ्रेड्स फ्रॉम द स्काई। कोई होगा कुछ डिवाइस जिससे कि सिल्वर थ्रेड्स जैसा कुछ वो स्काई से ड्रॉप करते होंगे जिससे कि दिन जैसा लगे, टू इमिटेट सनलाइट। इस सेंटेंस में जब आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ से, शावर्ड सिल्वर थ्रेड्स, शावर जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट शावर्ड समथिंग, उसके बाद उन्होंने फ्रॉम द स्काई जो बोला और टू इमिटेट सनलाइट बोला। ये एडजंक्ट्स है। एडजंक्ट वो हैं जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ हो, और मोस्टली एडवर्ब होता है। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका, हु शावर्ड, दिस बाबूस शावर्ड सिल्वर थ्रेड्स, व्हाट डिड दे शावर, सिल्वर थ्रेड्स, दैट इज ऑब्जेक्ट। शावर्ड जो है वर्ब है, बाबू जो है सब्जेक्ट है, सिल्वर थ्रेड्स उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो एडजंक्ट्स हैं। एडजंक्ट्स आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। एडजंक्ट का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है, और जो सेंटेंस में सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी ग्रामेटिकल नेसेसिटी एज सच नहीं है, उसके बिना भी सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। तो शावर्ड सिल्वर थ्रेड्स कहने से सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी नहीं हुई, तो बताना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम द स्काई। और ये कहलाता है एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। ये रीजन बता रहा है, रीजन या पर्पज, टू इमिटेट सनलाइट। ओके, टू इमिटेट जो है वो एक इन्फिनेटिव है, जैसे आई वांट टू गो जैसा इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्बियल फ्रेज का यहाँ पे काम कर रहा है।
ये रीजन बता रहा है, और इमिटेट खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट है सनलाइट। टू इमिटेट व्हाट? टू इमिटेट सनलाइट। जैसे सावर्ट का ऑब्जेक्ट है सिल्वर थ्रेड्स। सावर्ट व्हाट? सिल्वर थ्रेड्स फ्रॉम द स्काई। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक एडोरेबल फ्रेज है। तो आपको कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको बताए टाइम, कब या कहाँ, लोकेशन, या आपको बताए कोई रीजन, फॉर व्हाट पर्पस, जिसको हम कह सकते हैं व्हाई। सो व्हेन, वेयर, व्हाई, या बताए हाउ। जैसे ही प्रेड fervently, बहुत इंटेंसिटी से उसने प्रार्थना की भगवान से, है ना, टू सेव हिज सन, लेट्स से। यहाँ पे fervently बता रहा है हाउ डिड ही प्रे, किस तरह से प्रे किया, fervently। तो यहाँ पर ये हाउ वाला है। उसी तरह से पर्पज वाला आपने पीछे देखा, टू इमिटेट सनलाइट। ये सब जो है एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, और एडवर्बियल फ्रेजेस मोस्टली जो है वो ग्रामेटिकली जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस है। ओके, सो तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्स बता रहा है, कोई बड़ा सा फ्लड आया उसके पहले की बात है। दोज आर द डेज बिफोर द फ्लड, एंड देन द फ्लड केम। और फ्लड में हालांकि टैगोर ने नहीं बताया कि फ्लड में क्या हुआ और कैसे वो अचानक गरीब हो गए, लेकिन ये है कि फ्लड आने के बाद उनका सारा जो वेल्थ था वो डिस्ट्रॉय हो गया समहाउ। वेल्थ डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड। ओके, द लाइन ऑफ सक्सेशन among these old world बाबूज। ये बाबू कहलाते थे क्योंकि पुराने जमाने में जो वेल्दी लोग होते थे उनको बाबू का टाइटल दिया जाता था, लोग उनको बाबू कहते थे। या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो या बहुत वेल्दी हो, बाबू कहलाते थे। तो ये ओल्ड वर्ल्ड बाबूज थे। तो उनका जो लाइन ऑफ सक्सेशन था, लाइन ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, द नेक्स्ट इन लाइन जिसको हम कहते हैं। ये अपनी लॉर्डली हैबिट्स, लॉर्डली मतलब फिट फॉर द लॉर्ड्स, मतलब जिनके पास बहुत पैसा हो, इस तरह के। इट कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। फ्लड में कुछ हुआ, फ्लड में सब कुछ बह गया, या सब कुछ कुछ ऐसा तबाही हुई जिससे कि दे बिकेम पुअर, एंड दिस कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। और जैसे एक लैंप होता है जिसमें बहुत सारे यदि आप विक्स लगा दें, नॉट वन बट मेनी, तो ऑयल जल्दी खत्म हो जाएगा। सो द ऑयल फ्लेयर्ड अवे क्विकली, बहुत जल्दी। ये देखिए, ये क्विकली है, ये हाउ का आंसर कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। द ऑयल फ्लेयर्ड अवे, फैल गया, एक फ्रेजल वर्ब है। एंड द लाइट वेंट आउट, टू गो आउट, व्हेन द लाइट गोज आउट इट इज एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाता है। ओके, तो इनका जो फ्लड के बाद हम देख रहे हैं कि, देखिए कहानी में मैं चाहता हूँ कि we should look at the words, their meanings and how the sentences are formed. ओके, अब यहाँ पर जैसे फ्लेयर अवे, फैल जाना, वेंट आउट, एक्सटिंग्विश हो जाना, एक्सटिंग्विश हो गया पास्ट टेंस, कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। ये जो जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं या आप लिखते हैं, वो दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, नॉट वन वर्ड बाय वर्ड। फॉर एग्जांपल, कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ये तो एक तरह से ग्रुप जैसा है। उसी तरह से लाइक लैम्प विच टू मेनी विक्स बर्निंग। तो जब सेंटेंस बोलते हैं तो ये ग्रुप्स आपके दिमाग में, नॉट इंडिविजुअली, इन अ ग्रुप आपके दिमाग में वो दे अकर इन ग्रुप्स। और खासकर स्पोकन इंग्लिश के लिए आपका ग्रुप्स में
वर्ड को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कैलाश बाबू और नेवर इज द लास्ट relic ऑफ दिस extant magnificence। relic का मतलब होता है लास्ट पीस जो रह जाता है, तो हमने इसका मीनिंग सर्वाइवर लिख दिया है। समथिंग विच सर्वाइव्स आफ्टर द थिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ रह जाए। जैसे जब प्लेन क्रैश होता है एंड सपोज एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, उसमें से क्या बच जाता है जिसको क्रैश करके यदि वो मिल गया तो एक्सीडेंट के जो रीजंस हैं उनको पता लगा सकता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। दैट वुड बी relic ऑफ द क्रैश। उसी तरह से जैसे कोई इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया तो एक आध उसके मेंबर रह जाए तो हम लोग कहेंगे relic। तो यहाँ पे कैलाश बाबू जो है वो ये लास्ट relic है, लास्ट relic, लास्ट सर्वाइवर ऑफ दिस extinct मीन्स नो लॉन्गर लिविंग। तो ये जो मैग्निफिकेंस है, ये मैग्निफिसेंस था, ये खत्म हो गया। समथिंग इज मैग्निफिसेंट मीन्स वेरी इंप्रेसिव, वेरी लार्ज, मीन्स जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत लार्ज मेजर में है। यदि वेल्दी है तो बहुत ज़्यादा वेल्थ, और यदि आर्टिस्ट है तो बहुत सुप्रीमली सक्सेसफुल आर्टिस्ट, वो मैग्निफिसेंस है। मैग्निफिसेंस मीन्स वेरी इंप्रेसिव, समथिंग वेरी इंप्रेसिव। तो उसके लास्ट रिलिक है कैलाश बाबू। बिफोर ही grew up, his family had very nearly reached its lowest ebb। ebb का मतलब होता है, साइड में आप जानते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे होता है वो ebb कहलाता है। तो इसको नादिर भी कहते हैं हम लोग, नादिर, NADIR, ये लोएस्ट पॉइंट है। जैसे कोई वैली है तो उसमें जो ये पॉइंट जो होगा वो नादिर कहलाएगा। तो बिफोर ही grew up, his family had very nearly reached its lowest ebb। मतलब बहुत पहले ही बहुत करीब हो गया था जब ये पैदा हुए, और जब ये ग्रो कर रहे थे उसी समय बहुत ये लोएस्ट पॉइंट आ गया, फ्लड उसके पहले ही आ गया था। तो इनको ज़्यादा मैग्निफिसेंस देखने का मौका मिला नहीं। लेकिन कहानी इसमें ये है कि ही इज़ वेरी अटैच्ड टू दैट थिंग, दैट दे वर वेरी फेमस, दैट दे वर वेरी वेल्दी, दे वर वेरी रिस्पेक्टेड। ये उनके मन में है और उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा उससे चिपके हुए हैं। और जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहा है आपको, जो अपने को बार-बार आई कह के आगे फ़र कर रहा है, वो इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। यही आगे आप कहानी में देखेंगे। When his father died, whose father? कैलाश बाबू के फादर जो थे। When his father died, there was one dazzling outburst of funeral extravagance and then insolvency। तो dazzling का मतलब होता है बहुत चमक वाली कोई चीज। dazzling outburst, जैसे कोई अचानक आपके आंखों पे, जैसे कोई गाड़ी है उसके सामने आप हैं, रात में लाइट्स ऑफ हैं, अचानक वो लाइट्स ऑन कर दे तो यू विल फाइंड द लाइट dazzling। मतलब इतनी तेज रोशनी हो कि आपको देखने में दिक्कत हो, वो dazzling है। तो जब इनके फादर की डेथ हुई तो उनका जो फ्यूनरल एक्स्ट्रावेगेंस था, मतलब फ्यूनरल पे भी उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। एंड दैट वाज वन dazzling आउटबर्स्ट। उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया ये। व्हेन यू बिकम इंसॉल्वेंट यू कैन नॉट पे ऑफ योर डेट, पे ऑफ द डेट। तब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन करके या उसको सेल करके जो पैसा मिलता है उससे जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको उधार दिया हुआ है उनको पे किया जाता है। इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी, जिसको हम बैंक्रप्सी भी कहते हैं। बैंक्रप्सी में जो टी है ये साइलेंट है, बैंक्रप्सी। फ्यूनरल में इतना ज़्यादा खर्च हुआ और उसके बाद ये इंसॉल्वेंट हो गए। डैजलिंग मैंने आपको बता दिया, शाइनिंग, स्प्लेंडेड, एक्स्ट्रावेगेंस हमने पहले ही पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग। सो द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी, इट वाज सोल्ड,
ये पैसिव वॉइस है। मीन्स द कोर्ट द गवर्नमेंट सोल्ड द प्रॉपर्टी, सो इट वाज सोल्ड। तो किसने सेल किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने किया हो या गवर्नमेंट ने कोई किसी आदमी को अपॉइंट किया हो या कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया हो, द थिंग वाज इट वाज सोल्ड। तो पैसिव वॉइस आप यूज करते ही हैं। यहाँ पे जो एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है rather देन सब्जेक्ट किसने किया। ओके, सो यहाँ पैसिव वॉइस हुआ है द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड टू लिक्विडेट। टू लिक्विडेट द डेट का मतलब होता है टू पे ऑफ द डेट। जब आप लिक्विडेट करते हैं देन यू पे इट ऑफ। यदि फुल्ली नहीं कर पाए, जैसे इस केस में फुल्ली नहीं हुआ होगा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो उसको पे ऑफ करने के लिए इनकी प्रॉपर्टी जो है वो इट वाज सोल्ड। देयरफॉर वी कुड से कि मतलब लिक्विडेट का एक वो है अल्टरनेट है पे ऑफ। जो मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है ये सब अल्टरनेट मीनिंग्स हैं। ओके, what little ready money was left over was altogether insufficient to keep up the past ancestral splendors। रेडी मनी का मतलब है कैश। रेडी मनी इज कैश। ऐसा नहीं कोई प्रॉपर्टी हो या समथिंग जिसको बेचने के बाद पैसा मिलेगा। या तो कैश हो या बैंक में आपका डिपॉजिट हो, दैट इज रेडी मनी। तो द लिटिल रेडी मनी दैट वाज लेफ्ट ओवर, बच गया था। लेफ्ट ओवर, समथिंग वाज लेफ्ट ओवर means when all the expenses have been taken care of, means had been paid for, कुछ पैसा बच गया, that was the ready money। इसका मतलब है कि लिक्विडेशन से सभी क्रेडिटर्स को अपना पैसा मिल गया, उसके बाद कुछ पैसा बच गया था। लिटिल रेडी मनी was left over, it was altogether insufficient to keep up the past ancestral splendors। स्प्लेंडर मतलब होता है शो ऑफ, तमाशा जिसको आप कह सकते हैं। एंसेस्ट्रल मतलब रिलेटिंग टू देयर एंसेस्टर्स, मतलब इनका जो खानदान था उसका जो पुराना थोड़ा वक्त था उसको मेंटेन करने के लिए ये जो पैसा बच गया काफी नहीं था। कीप अप मीन्स मेंटेन। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कीप इट अप, कोई अच्छा काम कर दिया तो मतलब मेंटेन करो इसको। तो ये जो पैसा था इट वाज इनसफिशिएंट टू कीप अप द पास्ट एंसेस्ट्रल स्प्लेंडर्स। कैलाश बाबू लेफ्ट नैनजोर and came to Calcutta। Then he came to Calcutta। Came to Calcutta। When you go to some place, when you come to some place, एक रीच वर्ड होता है। रीच में आप आगे टू नहीं लगाते। He reached Delhi in time to reach a place, but come to a place or go to a place। जहाँ तक टेंसेस की बात है, आपने एक चीज नोट की होगी, ये सब पास्ट टेंस में चल रहा है और सेकंड फॉर्म मोस्टली यूज हो रहा है। ओके, तो जो कहानियाँ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म। और जो डायलॉग्स होते हैं सिर्फ वो प्रेजेंट में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या लोगों ने बोला, लेकिन कहानी जो है पास्ट टेंस में होगी। जैसे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कहानी सुना रहे हैं, यदि उसका बैकग्राउंड बताना है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा। जैसे द फ्लड केम, उसके पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड बताना हो, वहाँ पे यदि कोई एक्शन है तो आप हैड और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दे हैड अमास्ड अ फॉर्च्यून, बहुत सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो ये थर्ड फॉर्म और हैड के साथ। तो आप देखेंगे मोस्टली टेंसेस इन्हीं दो में है। सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म
या पास्ट परफेक्ट जिसमें आप जिस समय कहानी बता रहे हैं आप, उसके पहले की चीज़ बताना चाहें, तो हेड और थर्ड फॉर्म आएगा। और आप ये देखेंगे कंटीन्यूअस टेंसेस बहुत कम यूज़ होंगे, उनका कोई यहाँ पे यूज़ होता नहीं है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, आपको भी पहले पढ़ाया होगा, तो कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिंपल होता है बताने में, डेमोंस्ट्रेट करने में। जैसे ही इज़ राइटिंग एंड ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़ प्लेइंग विथ हिज़ ब्रदर और समथिंग। उसमें फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं और ये सब दिखाया जा सकता है। लेकिन कंटीन्यूअस टेंसेस का यूज़ बहुत कम होता है, और जब होता भी है तो वो फ्यूचर बताने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, यहाँ आप कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है ये फ्यूचर बताने के लिए, या मुंबई टुमारो। और कंटीन्यूअस का यूज़ आप तभी करते हैं जब कोई पूछे आपसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम राइटिंग अ लेटर या आई एम राइटिंग एन ईमेल। अदरवाइज कंटीन्यूअस टेंस का बहुत कम यूज़ है। तो जो टेंसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो तो एक प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें आप बताते हैं कि काम हो गया या अभी भी हुआ या समथिंग, या कुछ काम हुआ है उसका इफेक्ट अभी तक है। या फिर सिंपल प्रेजेंट जब फैक्ट्स बताते हैं, ए इज बी वाले, सिंपल प्रेजेंट। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट पुरानी चीज बताने के लिए पास्ट। और जब पुराने चीज के पहले से आप कोई चीज बता रहे हैं जो 4 बजे हुई, और अब आपको 3 बजे का बताना है, तो आपको पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट से पहले, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तो अभी का जो पॉइंट है बोलने वाला, अभी जो पॉइंट है, सपोज अभी 7 बजे हैं और आपने 4 बजे काम खत्म किया, तो आप 7 बजे कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो किस मोमेंट के पहले, तो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और यदि मान लीजिए आप 5 दिनों पहले की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उसके पहले ये हो गया था। या जैसे हम कहें, एक फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, सपोज आई रीच द स्टेशन एट 8:15, और ट्रेन का टाइम था 8:05, तो 8:05 पे चली गई, सो आई मिस द ट्रेन। तो आप कहेंगे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि आप 8:15 के पहले की बात कर रहे हैं। 8:15 खुद पास्ट में है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं अभी, दूसरे दिन 7 बजे, कल की बात कर रहे हैं आप। ओके, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो आपने हैड लेफ्ट कह दिया। ओके, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब हमेशा है प्रायर टू सर्टेन पॉइंट। वो सर्टेन पॉइंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में वो सर्टेन पॉइंट नाउ, और पास्ट परफेक्ट में पॉइंट इन द पास्ट, दैट इज अ पॉइंट बिफोर दैट। यदि कुछ होता है तो आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। उसी तरह से फ्यूचर में आप कहना चाहें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पहले, जैसे कल मैं 4 बजे दिल्ली पहुंचूंगा, ठीक है, उसके पहले मैं ये ईमेल लिख चुका हूँगा, हम क्या कहेंगे? आई विल मोस्ट प्रोबेबली arrive at Delhi at 4 p.m. या by 4 p.m. I will have written the email at 12, या मतलब will have written, ये है फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर में एक पॉइंट के पहले है। तो तीनों केसेस में हम देखते हैं, जब आप परफेक्ट टेंस कर रहे हो तो आप हमेशा लिखेंगे किसी पॉइंट के पहले है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वो इस पॉइंट के पहले है, पास्ट परफेक्ट में पास्ट का कोई पॉइंट है उसके पहले है, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में कोई पॉइंट है उसके पहले है। ये चीजें बताने के लिए आपको परफेक्ट टेंस यूज करना है। ओके, हम कहानी में आ गए। इन कलकत्ता वी आर कैलाश बाबूज नेबर्स, ये जो ट्रांसलेटर है वो कभी प्रेजेंट में आ जाता है, कभी पास्ट में आ जाता है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। इन कलकत्ता वी आर कैलाश बाबूज नेबर्स, curiously enough our own family history is just the opposite of his। curiously का मतलब यहाँ पे strangely,
देखिए, क्यूरियस के 2 मेन मीनिंग्स हैं। पहला है कि इफ यू आर क्यूरियस देन यू आर ईगर टू नो समथिंग। कोई चीज़ है जो आपको कुछ वो लग रही है एंड जिसके लिए आप वरीड हैं या एंग्जियस हैं एंड यू आर क्यूरियस टू नो। मतलब आपके मन में एक जिज्ञासा है, क्या चीज़ है? क्यूरियस। और एक क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी चीज़। जैसे आई सॉ अ क्यूरियस ऑब्जेक्ट एट द बीच। क्यूरियस लुकिंग ऑब्जेक्ट या क्यूरियस ऑब्जेक्ट एट द बीच। जैसे ये बीच आप देख रहे हैं, कोई आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाए क्यूरियस सा, इसको देख के आपको पता ना लगा पाए, स्ट्रेंज। तो ये बता रहा है कहानी कि हमारी कहानी ऐसी है कि कैलाश बाबू की फैमिली तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, लेकिन स्ट्रेंजली इनफ हमारी जो फैमिली हिस्ट्री थी वो जस्ट उनका अपोजिट थी। तो एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए ये क्यूरियस इनको लगा, जो नरेटर है। तो है क्यूरियसली इनफ, मतलब ये उसको इतना स्ट्रेंज लगा कि मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसमें इनकी फैमिली का तो ये है और हमारी फैमिली का सिर्फ डिफरेंट नहीं है बल्कि एग्जैक्ट अपोजिट है। So this he found very curious, a curious fact. So he says, curiously enough, our family history is just the opposite of his. इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, एलिप्सिस बोलते हैं, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहना चाहता है अपोजिट ऑफ हिज फैमिली हिस्ट्री। ओके, एलिप्सिस बोलते हैं when you suppress certain words so that you don't have to repeat them. Okay. So my father got his money by his own exertions and prided himself on never spending a penny more than was needed. तो यहाँ पे exertions का मतलब है efforts. When you exert yourself, it means you make a lot of efforts. और आपके जो efforts हैं वो उसको हम कह सकते हैं exertions. इसका मतलब अपनी मेहनत से कमाया। My father got his money. He earned his money. To get money मतलब ये colloquial है, बोलचाल की भाषा में है, स्पोकन के लिए सही है। My father got his money by his own exertions and prided himself on never spending a penny more than was needed. यहाँ पे what लगा दे तो ज़्यादा अच्छा होता, more than what was needed। और ये देखिए, pride yourself on something. When you pride yourself on something means आपको कोई बात है जिस पे आपको बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है, then you pride yourself on that thing. फॉर एग्जाम्पल यदि आप रोज जिम जाते हैं और बहुत टाइम उस पे लगाते हैं और अपनी बॉडी को वो आप टोन करना चाहते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो यू मे प्राइड योर सेल्फ ऑन योर कंटिन्यूड परसेवरेंस। आप लगातार उस पर लगे हुए हैं, इस बात पे यू विल जस्टिफाइड इन यू नो प्राइडिंग योर सेल्फ ऑन दैट थिंग। तो इनके जो फादर थे वो मेजरली इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये था कि एक्स्ट्रा वेगन उनको पसंद नहीं था। तो ही prided himself on never spending a penny more than what was needed. His clothes were those of a working man. वर्किंग मैन मतलब काम करने वाला आदमी, ये समझते होता है वर्किंग मैन, ना कि कोई ऑफिसर लाइक जिसको कहते हैं वाइट कॉलर, वो नहीं। तो वर्किंग मैन, वर्किंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव। देखिए जहाँ पे आईएनजी लगा होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। धीरे धीरे हम लोग क्योंकि बार बार ये रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जैसे आई वॉज प्लेइंग या ही इज बैटिंग एट 86, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाला। और इसका जनरली मतलब होता है इनकम्प्लीट, कोई काम इन प्रोग्रेस है या कभी प्रोग्रेस था पास्ट में या फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि प्रोग्रेशन में होगा, वहाँ हम आईएनजी यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम यूज करते हैं, ही लेफ्ट द प्लेस फ्यूमिंग। फ्यूम का होता है गुस्सा करना। ही लेफ्ट द प्लेस फ्यूमिंग, गुस्सा करते हुए वो चला गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका ये मेन वर्ब से अलग है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैसे तो ही लेफ्ट द
um, place, he left the place fuming, ऐसा हम कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये बता रहा है कि दो चीजें कंपनी कर रही हैं एक दूसरे को, उसका जगह छोड़ना और उसका फ्यूम करना, ये दोनों एक साथ हो रहे थे। तो एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख देते हैं, ही लेफ्ट द प्लेस फ्यूमिंग। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग है वो इस तरह का नहीं है, वो सिंपली एडजेक्टिव है। वर्किंग मैन, काम करने वाला आदमी, काम करता हुआ आदमी, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से अलग है, दिस इज एडजेक्टिव। ही नेवर हैड एनी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी। ही नेवर हैड एनी इंक्लिनेशन टू अर्न द टाइटल ऑफ बाबू बाय एक्सट्रावेगेंट डिस्प्ले शो, and I myself, his only son, owe him gratitude for that. Gratitude is thankfulness. What this fellow is saying is his father never spent any money, okay, extravagantly, and he did not have any intention to earn this title of Babu. He did not want people to say Babu something, Babu जो भी उनका नाम होगा, वो नहीं चाहते थे ऐसा। और ये जो नरेटर है कह रहा है आई ओ हिम ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, सो इट लुक्स लाइक हिज फादर इज नो मोर। और ये कह रहा है कि कभी वो उनकी कोई इच्छा थी नहीं और मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ। क्यों करता है? क्योंकि इसका भी यही सोचना है कि आप वेल्थ का डिस्प्ले करके और इस तरह से यदि आप सोसाइटी में ऑनर गेन करना चाहते हैं तो ये गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनके और जो नरेटर है और फादर दोनों के व्यू आपस में मैच करते हैं और ये कह रहा है कि आई ओ हिम ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। For what? That he did not want or he did not earn the title of Babu by extravagant display. But जहाँ पैसे खर्च करना है वो जरूरी है, वो करते हैं, उन्होंने किया भी है। He gave me the very best education. वेरी बेस्ट क्यों कह रहे हैं? बेस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा, तो फिर वेरी कहने की क्या जरूरत है? एम्फेसाइज कर रहे हैं। द वेरी बेस्ट एजुकेशन मीन्स नथिंग अदर देन द बेस्ट एजुकेशन। तो ही गेव मी द वेरी एब्सोल्युटली बेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं, and I was able to make my way in the world. If you make your way in the world means you progress. You make your way. अपने रास्ता बनाते हैं आप दुनिया में. That is you progress. I am not ashamed of the fact that I am a self-made man. ये self-made जो है वो दो होना चाहिए, दो वर्ड, बीच में एक डैश होना चाहिए. I am not ashamed of the fact. Ashamed के साथ ऑफ आता है. I am ashamed of the fact. Yes, I am proud of the fact. उसी तरह से I am ashamed of the fact. ये कह रहा है आई एम नॉट ashamed of the fact that I am a self-made man. मतलब हमेशा से हमारे एंसेस्टर्स बहुत रिच थे, नहीं थे, इस बात का इनको ज्यादा अफसोस नहीं है। His father was a self-made man and this fellow continued. ये फर्दर बता रहा है, crisp bank notes in my safe are dearer to me than a long pedigree in an empty family chest. फैमिली चेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं, अपने ज्वेलरी वगैरह या कैश, वो चेस्ट कहलाता है, फैमिली चेस्ट। तो क्या है कि हमारे फैमिली चेस्ट में सिर्फ एक लिस्ट हो लोगों की, हमारे एंसेस्टर्स की, जो बहुत ही वेल्दी थे या अदरवाइज बहुत फेमस थे, उसकी बजाय उस चेस्ट में क्रिस्प, यानी कि उसको हम कहते हैं फर्म, नए नोट जो होते हैं क्रिस्प होते हैं, तो क्रिस्प बैंक नोट्स हो, ये इसको ज़्यादा पसंद था, ये उसको ज़्यादा डियर था। अदर देन लॉन्ग पेडिग्री का मतलब होता है योर एंसेस्टर्स, नस्ल जिसको हम कहते हैं, पेडिग्री इन एन एम्प्टी फैमिली चेस्ट। तो मतलब ये कह रहा है कि आई एम हैप्पी दैट आई हैव a lot of money in my chest rather than an empty chest with a long list of my ancestors. Okay. I used to fancy that he looked down on me. Who? Kailas Babu. Kailas Babu, he looked down on me. When you look down on somebody means you think that he is or she is
An inferior person, look down on, मीन्स आप उनको मेंटली रिजेक्ट करते हैं ये सोच के कि ये बहुत नीचे लेवल पे है। लुक डाउन ऑन, तो इसको नेगेटिव को ऐसा लगता है ही यूज्ड टू फैंसी, आई यूज्ड टू फैंसी, मुझे ऐसा लगता था। फैंसी मतलब बिलीव करना बट नॉट 100% श्योर। सो आई यूज्ड टू फैंसी वर्ड उसके लिए होता है, इमेजिन कह सकते हैं आप। बिलीव बट नॉट 100% बिलीव। I used to fancy that he looked down on me because my father had earned money with his own hands. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने had और थर्ड फॉर्म यूज किया है क्योंकि जिस समय ये कहानी चल रही है उसके पहले की बात है। फादर हैड अर्नड मनी, ओके। तो पास्ट में कोई पॉइंट हो अब उसके पहले क्या बताना चाहें, जनरली पास्ट का बैकग्राउंड, तो वो आपको पास्ट परफेक्ट में बोलना है, ओके। मनी विथ हिज ओन हैंड्स, that is one of the negative things that Kailash Babu looked down on him. That may not be the case, we don't know. But that is narrator's belief. I ought to have noticed that no one showed any vexation towards Kailash Babu except myself. अब ये इसको बाद में, क्योंकि कहानी तो काफी आगे चलती है, जब वो लिख रहा है तब मतलब when he looks back he realizes that he should have noticed, ought to means should, I should have noticed, लगभग दोनों का एक ही जैसा मतलब है। I ought to have noticed that, ought to थोड़ा पुराना है, that no one showed any vexation, vexation का मतलब होता है irritation, towards कैलाश बाबू except myself। इसका मतलब ये है कि यदि कैलाश बाबू का ऐसा नेचर था कि he would look down upon people who don't have money or who are not don't come from a wealthy family, यदि ऐसा उनका होता तो बाकी लोग भी इरिटेटेड होते उनसे, क्योंकि सबके साथ वो ऐसा बिहेव करते। लेकिन इस बंदे को ही ऐसा लग रहा है, तो अब इसको बाद में फील होता है कि मे बी आई वाज रॉन्ग अबाउट हिम, दैट इज व्हाई ही सेज हियर दैट he was not sure that he looked down on him. So I ought to have noticed that no one showed any vexation, irritation। जब आप किसी को वेक्स करते हैं आप इरिटेट करते हैं, समथिंग वेक्सेस यू इट इरिटेट्स यू, उसी से वेक्सेशन बना है, इरिटेशन, ओके। और जनरली ये वेक्स जो है वो पैसिव वॉइस में यूज होता है, आई वाज वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, ओके। टुवर्ड्स कैलाश बाबू एक्सेप्ट माई सेल्फ, indeed it would have been difficult to find an old man who did less harm than he। अब ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे कम नुकसान करने वाले थे वो, और यदि मैं किसी और आदमी को ढूंढता जिन्होंने उनसे कम नुकसान किया हो तो मुश्किल था मिलना। इट वुड हैव बीन, ये जो कंडीशनल्स होते हैं, चार कंडीशनल्स होते हैं, जैसे इफ यू बॉयल वाटर, इफ यू हीट वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बॉयल, इट बॉयल्स, वो पहला कंडीशन है। उसी तरह से दूसरा होता है इफ यू ट्रांस टुमारो आई विल नॉट गो टू द पार्टी, ये दूसरा हो गया जिसमें आपने इधर सिंपल प्रेजेंट यूज किया, इधर विल यूज किया। तीसरा होता है इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू बॉम्बे, तो बिकॉज मेरे पास मनी नहीं है अब मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हैड पास्ट टेंस यूज हुआ और यहाँ पे वुड यूज हुआ। और चौथा होता है इफ आई हैड स्टडीड अ लॉट आई वुड हैव पास्ड, तो वो तो अब हो ही नहीं सकता है। थर्ड में तो फिर भी हो सकता है इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू बॉम्बे, क्योंकि अब मनी नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता, मनी आ गया तो अभी मैं जा सकता हूँ, वो थर्ड है। लेकिन चौथे में क्या है कि जो टाइम गुजर गया है अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता बैक टाइम पे, वो वाला सेंटेंस है ये। यहाँ पे इफ वाला जो है वो सप्रेस कर दिया है, दैट मीन्स इफ आई हैड tried to find, it would have been difficult for me to find an old man who did less harm than he did, okay। तो would have been जो है वो चौथे मतलब जो थर्ड कंडीशनल कहलाता है, पहला वाला जीरो कहलाता है जब दोनों प्रेजेंट में होते हैं, इफ वाला भी और दूसरा भी
और दूसरा होता है, पहला तो प्रेजेंट सिंपल में है, लेकिन दूसरा जो है विल के साथ है। और तीसरा होता है, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यस। और यहाँ पे ये है कि नहीं, इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू बॉम्बे, वो हो गया। मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस और यहाँ पे वुड। और चौथा जो है यहाँ पे है, जो इफ वाला पार्ट लिखा नहीं है, इफ आई हैड ट्राइड, यदि मैंने ट्राई किया होता, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड। ओके। He was always ready with his kindly little acts of courtesy in times of sorrow and joy. Joy, politeness, courtesy is politeness. Acts of courtesy क्या होता है? किसी को अपग्रेड करते हैं, बात करते हैं, घर वालों के बारे में पूछते हैं, ये सब courtesy है। तो कैलाश बाबू इसमें पीछे नहीं थे। He was always ready with his kindly little acts of courtesy in times of both sorrow and joy. He would join in all the ceremonies and religious observances of his neighbors. His familiar smile, well known, familiar is well known, smile would greet young and old alike. यहाँ पे would यूज हुआ है, देखिए हैबिट बताता है, पास्ट हैबिट। His familiar smile would greet young and old alike in the same manner, alike. His politeness in asking details about domestic affairs was untiring. This whole is A, then was, and then this is B. ये पूरा सब्जेक्ट है, फिर ये was और ये अनटायरिंग, जो वो बता रहा है कि उसका नेचर क्या था। तो ये A is B या A was B, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर इस पे चलता है। बस ये है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है कई बार, जैसे यहाँ पे his politeness in asking details about domestic affairs was what? Untiring, tireless, थकते नहीं थे वो, उनका पोलाइटनेस नहीं थकता था, अनटायरिंग था वो। इन आस्किंग, आप ये हमेशा नोट करेंगे कि जब भी कोई प्रोपोजिशन आता है, उसके बाद यदि वर्ब है तो हमेशा एनजी फॉर्म में होगा, इसको हम जेरंड भी कहते हैं। इन आस्किंग डिटेल्स, ओके, जैसे आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, ये प्रोपोजिशन आया, इसके बाद यदि आपका वर्ब आता है वर्क, फिर तो हमेशा एनजी फॉर्म में होगा। या यदि आप इसको आप अपने उसमें ठीक से अप्रिशिएट करेंगे तो आपको बहुत कम आएगा ये प्रीपोजिशन। यदि इसके बाद वर्ब है, इफ एट ऑल, यदि कोई वर्ब है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। ओके। द फ्रेंड्स हु मेट हिम इन द स्ट्रीट वर perforce ready to be buttonholed, detained, while a long string of questions of this kind followed, one after another, from his lips. Perforce का मतलब होता है कि यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। परफोर्स उनको रेडी होना पड़ता था, परफोर्स रेडी टू बी, किस चीज के लिए? बटन होल्ड। इफ यू बटन होल्ड समबडी मीन्स यू डिटेन हिम, यू डोंट लेट हिम गो अनलेस कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए, तब तक वो आपसे जाने नहीं देते हैं। दैट इज कॉल्ड बटन होल्डिंग। So the friends who met him in the street were perforce ready to be buttonholed, while a long string of questions of this kind followed one another from his lips. ये सवाल पूछना शुरू कर देते थे। My dear friend, I am delighted to see you. Are you quite well? How is Shashi? And Dada, is he all right? Do you know, I have only just heard that Madhu's son has got fever. How is he? Have you heard? And Haricharan Babu, I have not seen him for a long time. I hope he is not ill. What is the matter with Rakhal? And how are the ladies of your family? तो ये जो जहाँ पे जो ये हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज के बारे में एकदम से पूछते हुए अच्छा लग रहा है, या थोड़े शाई फील कर रहे हैं, तो ये अटक रहे हैं वहाँ।
Okay. Kailash Babu was spotlessly neat. No spots. जिसको meticulously भी कह सकते हैं. Somebody is meticulously clean. मतलब so clean that you will not find a single spot on their clothes. So Kailash Babu was spotlessly neat, clean in his dress. In यहाँ पे preposition है. On all occasions. On all occasions. Though his supply of clothes was sorely limited. Sorely means extremely, very limited. मतलब कपड़े बहुत कम थे उनके पास. लेकिन तब भी वो हमेशा स्पॉटलेसली नीट रहते थे. Every day he used to air his shirts and vests and coats. जब अपने क्लास को आप एयर करते हैं तो यू कीप देम इन द ओपन सो दैट दे रिमेन फ्रेश. जैसे कपड़े अंदर रहने से बहुत दिनों में स्मेल आने लगती है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको एयर करना पड़ता है बीच बीच में. So every day he used to air his shirts and vests and coats and trousers carefully and put them out in the sun. Along with his bed quilt, his pillowcase, and the small carpet on which he always sat. Quilt आपको पता है किसको बोलते हैं? जो कंबल होता है. और pillowcase जो आपके तकिए का कवर होता है. ये सब. तो ऑथर ये कह रहा है कि कंबल मतलब तो आप धूप में रखते हैं, अपने शर्ट वगैरह भी बाहर धूप में रखते थे, ये कारपेट भी रखते हैं. ऑन विच ही ऑलवेज सैट. फिर देखिए सेकंड फॉर्म जो सिट का है सैट. यहाँ पर जैसे कोई किसी मीटिंग में हम कह रहे हैं कि ही सैट ऑन द इन द फ्रंट रो. ओके, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है. ही सैट वहां बैठा जाके या वहां बैठे. ये ऑलवेज सेट हमेशा बैठते थे. तो जब आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं तो वो एक सिंगल इंस्टेंस भी हो सकता है और हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है. यहाँ पे जैसे रिपीटेड है और हमको कैसे पता चला? क्योंकि उसने ऑलवेज भी यूज किया. ही ऑलवेज सेट हमेशा उससे बैठते थे. आफ्टर एयरिंग देम. अब देखिए प्रीपोजिशन है आफ्टर, इसके बाद एयर जो यहाँ पे वर्ब है. तो एयर समथिंग मीन्स यू पुट इट इन द एयर. तो उसमें आईएनजी लगाया. प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगा तो हमेशा आईएनजी के साथ आएगा. आफ्टर एयरिंग देम ही वुड शेक देम एंड ब्रश देम एंड पुट देम केयरफुली अवे. अब जैसे आप ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही वुड ब्रश देम, ठीक है, ब्रश द क्लॉथ्स. उसी तरह से शेक देम, ही वुड शेक द क्लॉथ्स. यहाँ पे ठीक है, आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब के साथ आपने जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया. जैसे यहाँ पर शेक वर्ब हो गया और द क्लॉथ जो है ऑब्जेक्ट हो गया. पुट और ऐसे कुछ वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी आपको कुछ और चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आई पुट द बुक और उसके बाद आप चुप हो जाए, फुल स्टॉप लगा दें. तो आई पुट द बुक जो है वो गलत हो गया, क्योंकि कॉमन सेंसिकली समझ में आ रहा है कि इफ यू पुट द बुक यू मस्ट हैव पुट इट समवेयर. वो आपको बताना पड़ेगा तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा. उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. जो बुक है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक साथी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस वर्ब. ये वर्ब इसको अलाउ नहीं करता है कि हम इसके आगे कुछ ना लिखें. तुमको लिखना पड़ेगा आई पुट द बुक ऑन द शेल्फ या ऑन द टेबल. ओके, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है पुट देम केयरफुली अवे. पुट देम अवे अपनी जगह पे रख दिया. His little bits of furniture made his small room decent. Decent means not shabby, reasonably good. That is decent. तो उनके पास जो थोड़ा बहुत फर्नीचर था उससे उनका रूम डिसेंट लगता था. It made his little room decent and hinted that there was more in reserve if needed. और वो जो फर्नीचर था ये भी हिंट देता था कि और भी है जरूरत पड़े तो. And hinted that there was more in reserve
if needed. Very often, for want of a servant, he would shut up his house for a while because he did not have a servant, because he was a poor man. He could not afford a servant. For want of a servant का मतलब होता है because he had not servant. For want of something means you don't have that thing. And because of this reason, जो भी आप आगे कहते हैं फिर, जैसे यहाँ पर, for want of a servant, because he did not have a servant, he would shut up his house for a while. Shut up मतलब completely बंद कर देना. सब तरफ से बंद कर देते थे, विंडो सब बंद कर देते थे. क्यों? क्योंकि because after that he would iron out his shirts and linen with his own hands and other little menial jobs. क्योंकि वो जो आयरन वगैरह करते थे अपने कपड़ों को, उसको मिनियल समझते थे वो, मतलब लो स्टेटस टास्क. जनरली जिस काम में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम मिनियल ही समझते हैं, अभी भी लोग समझते हैं. लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, थिंग्स आर चेंजिंग. तो उनको ये लगता था कि कोई उन्हें अपने कपड़े शर्ट कर आयरन करता हुआ देख लेगा या कपड़े धोते हुए देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो ही वुड शट अप हिज हाउस and then he would do this, then he would iron out this thing and everything. Okay. Menial का मतलब लो स्टेटस. यहाँ पे वुड हम देख रहे हैं फिर से हैबिट के लिए यूज किया हुआ है. ही वुड आयरन आउट हिज शर्ट्स. आफ्टर दिस he would open his door and receive his friends again. Though Kailas Babu, as I have said, had lost all his landed property, he had still some family heirlooms left. कैलाश बाबू had lost, देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, पहले ही अपना सब कुछ खो चुके थे जो उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी थी. He had still some family heirlooms left. कुछ उनके पास था, एंटिक बाकी था. उसी के आगे लिस्ट बताई हुई है. देखो जो सिल्वर क्रूवेट एक तरह का जैसे मसालेदानी होती है जिसमें कई तरह के मसाले रखने के लिए होता है. या आप उसके अंदर कोई एक्शंस वगैरह रख सकते हैं. तो a silver cruet for sprinkling scented water, a filigree box for photo of roses, which is essence of roses, a small gold silver tray, a costly ancient shawl, and the old-fashioned ceremonial dress and ancestral turban. ये सब इनका सामान था. इसको आप कह सकते हैं हेयरलूम्स कहते हैं, जो पुराने आपके खानदान का सामान होता है, थोड़ा एक्सक्विजिट होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव टाइप का, उसको हम हेयरलूम्स कहते हैं. तो ये अपना हेयरलूम डिस्प्ले करने में बहुत ज़्यादा इनका वो रहता है, वेरी ईगर टू डिस्प्ले हिज फैमिली heirlooms. These he had rescued with the greatest difficulty from the moneylenders' clutches. तो आपको पता है इंसॉल्वेंट जब हो गए थे तो मनी लेंडर्स के पैसे वापस करने सबको, तो ये सब भी बिक जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया था. व्हेन यू रेस्क्यू समथिंग मीन्स यू सेव दैट थिंग फ्रॉम सर्टेन डिजास्टर. जैसे आप देखते हैं एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यू पार्टी जाती है, जैसे कोई प्लेन क्रैश हुआ या कोई बोट जो है वो डूब गई, तो पीपल गो एंड ट्राई टू रेस्क्यू, बचाने की कोशिश करते हैं. तो इन्होंने भी रेस्क्यू किया था इन चीज़ों का. ही हैड रेस्क्यूड विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फ्रॉम द मनी लेंडर्स क्लचेस. क्लच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ग्रिप. तो लैंड लीडर्स के क्लचेस से, उनकी ग्रिप से बचाने की उन्होंने कोशिश की और बचाया. On every suitable occasion, he would bring them out in state. Bring them out. यहाँ ड्रम किसके लिए कह रहा है? ये फैमिली हेयरलूम्स के लिए कह रहा है. On some occasion, on बोलते हैं. On every suitable occasion, he would यहाँ habitual habit के लिए कह रहा है. He would do what? He would bring them out in state. बड़े ताम झाम से उनको वो लेके आते थे. And thus try to save
द वर्ल्ड फेम डिग्निटी ऑफ द बाबूज ऑफ नैनजो। और इस तरह जो उनकी पुरानी डिग्निटी थी, उनकी जो इज्जत थी, सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसको सेव करने की ट्राई करते थे बाय डिस्प्लेइंग देम। एट हार्ट द मोस्ट मॉडेस्ट ऑफ मैन, अदरवाइज बहुत मॉडेस्ट थे। अपार्ट फ्रॉम हिज दिस फैमिली कनेक्शन थिंग, वो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट मॉडेस्ट फेलोज। In his daily speech, he regarded it as a sacred duty owed to his rank to give free play to his family pride. अपनी फैमिली प्राइड को सेव करने के लिए वो, मतलब दैट वाज हाउ ही हिज लाइन ऑफ थिंकिंग वाज कि आई हैड अ ग्रेट फैमिली एंड दैट फैमिलीज ग्रेटनेस इज स्टिल हियर एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग जिससे कि उस फैमिली हिस्ट्री में कुछ कमी हो जाए। तो अदरवाइज तो मॉडेस्ट थे, लेकिन अपनी ग्रेट फैमिली हिस्ट्री के बारे में बहुत केयरफुल थे वो। इन हिज डेली स्पीच ही रिगार्डेड इट एज अ सेक्रेड ड्यूटी, अपनी ये पायस ड्यूटी समझते थे, पूजा की तरह। रैंक जो है ओड टू हिज रैंक मीन्स ही वाज प्लेस्ड वेरी हाई इन द सोसाइटी, द साइलेंट द सोसाइटी। तो ही थॉट इट हिज सेक्रेड ड्यूटी टू गिव फ्री प्ले टू हिज फैमिली प्राइड, अपनी फैमिली प्राइड को डिस्प्ले करना है, ये उनकी सेक्रेड ड्यूटी समझते थे। His friends would encourage this trait, और ये जो ट्रेट था, हैबिट, फीचर, तो उनके फ्रेंड्स इनकरेज करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से उनके मन को शांति मिल रही, तो अच्छी बात है। His friends would encourage this trait or this feature in his character with kindly good humor, not seriously, मतलब गुड ह्यूमरेटली करते थे वो, अच्छा लगने के लिए। हालांकि दे वर नॉट सीरियस कि दिस मैन हैड अ वेरी ग्रेट फैमिली और समथिंग, ऐसा सीरियसली नहीं सोचते थे वो, but just to humor him, encourage this feature in his character and it gave them great amusement। और कभी-कभी वो एंटरटेनमेंट भी उनका हो जाता था उनकी उनकी हरकतें देख के। तो ये जो नेबरहुड है उनको रिस्पेक्टफुली ठाकुर दादा के नाम से पुकारता था। द नेबरहुड soon learned to call him their ठाकुर दादा। They would flock to his house and sit with him for hours। तो हम ये कहना चाहते हैं कि they used to sit there with him for a long time। तो यूज पासवर्ड बताने के लिए चीज है, ये तो यूज टू कह सकते हैं आप, लेकिन बार बार यूज टू अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वुड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दे वुड फ्लॉक मीन्स, जैसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मीन्स दे कम इन ग्रुप्स, दे फ्लॉक टू अ सर्टेन प्लेस, दे ऑल कम टू अ सर्टेन प्लेस। उसी तरह से हिज फ्रेंड्स वुड फ्लॉक मीन्स गेदर एट, फ्लॉक टू हिज हाउस एंड सिट विथ हिम फॉर आवर्स। And further, because they knew he was very poor, to prevent his incurring the expense, कोई बंदा आएगा आपके यहाँ तो आप उसको पुराने जमाने में जैसे टोबैको वगैरह देना, तो उसमें पैसे खर्च होंगे, तो prevent his incurring any expenditure, one or other of his friends would bring him tobacco and say, Thakur Dada, this morning some tobacco was sent to me from Gaya, डू टेक इट एंड सी हाउ यू लाइक इट। गया एक जगह है, तो दिस मॉर्निंग सम टोबैको वाज सेंट टू मी, दिस इज पैसिव वॉइस, सम टोबैको वाज सेंट मींस somebody sent him and therefore it was sent to me from गया। डू टेक इट, अब देख रहे हैं यहाँ पे डू का यूज हुआ है। डू का यूज हम जनरली कहते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जैसे आई डू नॉट स्मोक या डू यू स्मोक। क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं, और डू के साथ डज यूज होता है, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज यूज होता है। यहाँ पर जो डू यूज हुआ है वो एम्फेसाइज करने के लिए हुआ है। टेक इट सिंपली कह सकता था, प्लीज टेक इट, और उसके पहले डू जो लगा दिया, दो वर्ब एक साथ आ गए, डू टेक इट। तो यहाँ पे डू एम्फेसिस के लिए है। डू का एक यूज ये भी है, अदर देन दिस, कि आपको सिंपल वर्जन में यदि नेगेटिव बनाना है या क्वेश्चन बनाना है तो आपको डू यूज करना है।
ये भी है एम्फेसिस के लिए। डू टेक इट एंड सी हाउ यू लाइक इट। ठाकुर दादा वुड टेक इट एंड से इट वाज एक्सेलेंट। ही वुड देन, देखिए अब वुड यूज किया जा रहा है, ये सब पास्ट टाइम बता रहा है। ही वुड देन गो ऑन मीन्स कंटिन्यू, to tell of a certain exquisite tobacco. Exquisite means very expensive or of very high quality, which they once smoked in the old days of Nanjo at the cost of a guinea an ounce. एक गिनी जो है वो एक आउंस जो सिर्फ 28 ग्राम होता है, उसके लिए एक गिनी लगती थी। अब गिनी उस समय का कॉइन था, बहुत महंगा होगा। तो ये एक्सक्लूसिव टोबैको विच दे वंस स्मोक्ड। देखिए फिर सेकंड सेकंड पॉइंट यूज किया है। अब यहाँ पे वुड लगाना चाहिए क्योंकि वुड ऑलरेडी एक लगा हुआ है। ही वुड देन गो ऑन टू टेल, यहाँ वुड अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सिंपल पास्ट यूज किया है, दे वंस स्मोक्ड। तो आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना है कि हैबिट की बात हो गई है, एक टाइम स्मोक की बात नहीं होगी, स्मोक किया, स्मोक करते थे। विच दे वंस स्मोक्ड इन द ओल्ड डेज ऑफ नैनजोर एट द कॉस्ट ऑफ गिनी एन आउंस। आई वंडर ही यूज्ड टू से, अब यहाँ यूज्ड टू यूज किया। I wonder if anyone would like to try it now. I have some left, मेरे पास कुछ बचा हुआ है, and I can get it at once. At means immediately. Everyone knew that if they asked for it, then somehow or other the key of the cupboard would be missing. Past tense if के साथ main sentence में would। ये आपका सेकंड कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। यदि उन्होंने पूछा तो चाबी खो जाएगी, इसमें तो उनके पास था नहीं, तो ऐसे ही गप मारते थे वो और लोगों को हेवर करते थे, नहीं कहते थे कि भाई आप क्या बोल रहे हैं ये। So everyone knew that if they asked for it, then somehow or other the key of the cupboard would be missing, or else Ganesh, his old family servant, एक family servant के पास अभी भी था, had put it somewhere, had and put it away। देखिए put के बाद away आया ना, उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो had put it away somewhere। You never can be sure, Hewlett, where things go to when servants are about। और उन्होंने एक तरह से अलेज कर दिया कि सर्वेंट ने ले लिया है। फिर वो कहता है, नाउ दिस गणेश ऑफ माइन, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट अ फूल ही इज, बट आई हैवंट द हर्ट टू डिसमिस हिम। मतलब वो कह रहे हैं कि बेवकूफ है, पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। आई कैन नॉट टेल यू वे व्हाट अ फूल ही इज, बट आई हैवंट द हर्ट मीन्स अपने इमोशनल ट्रबल बता रहे हैं, इतना मेरा दिल नहीं मानेगा उसको डिसमिस करने का। आई हैवंट द हर्ट मीन्स हैव द करेज, इमोशनल करेज टू डिसमिस हिम। Ganesh, for the credit of the family, was quite ready to bear all the blame without a word। तो गणेश जो है बड़ा अच्छा आदमी था। He was ready to bear all these insults and ready to bear all the blame। One of the company, ये जो फ्रेंड्स की कंपनी थी, usually said at this point, never mind Tagore Dada, please don't trouble to look for it। Look for means to find। Don't trouble yourself का मतलब है, don't trouble yourself to look for it। The tobacco we are smoking will do quite well, the other would be too strong। मतलब ये भी कह दिया कि आपका टोबैको बहुत बढ़िया, बट इट वुड हैव बीन टू स्ट्रॉन्ग। तो आप मत देखिए, हम जो पी गए हैं वही काफ़ी है। द टोबैको वी आर स्मोकिंग विल डू क्वाइट वेल। तो ये जो टोबैको है, दिस टोबैको, इसके आगे यदि हमने दैट लगाया होता तो ये होता है दिस ट्रबल दैट दिस टोबैको दैट वी आर स्मोकिंग। तो ये टोबैको को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट वी आर स्मोकिंग। ओके, इसको हम रिलेटिव वो बोलते हैं, रिलेटिव क्लास बोलते हैं। और जैसे हम कहते हैं गुड टोबैको, गुड बैड टोबैको, तो ये टोबैको की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और टोबैको की एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि जो हम स्मोक कर रहे हैं
उसको आइडेंटिफाई करना है, ये उसकी प्रॉपर्टी जैसा हुआ। विच टोबैको, द टोबैको दैट वी आर स्मोकिंग, वो रिलेटिव क्लास कहलाता है। और यहाँ पे वी आर स्मोकिंग दैट टोबैको, तो दिस टोबैको एक तरह से वी आर स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट है। जब इस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह है, तो जब ऐसा होता है तो इस दैट को हम ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। दिस टोबैको वी आर स्मोकिंग, जैसे हम कह सकते हैं द पेन यू गेव मी इज वेरी गुड। यहाँ पे कहते हैं दैट को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। द पेन दैट यू गेव मी, ओके, तो यू गेव मी दैट पेन, मतलब द पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसा है। द पेन दैट यू गेव मी, दैट आप ड्रॉप कर दो, इसको बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, या जीरो क्लास कह सकते हैं आप। देन ठाकुर दादा वुड बी रिलीव्ड, जब उन्होंने ऐसा सुना रिलैक्स हो जाते थे, रिलीव्ड एंड सेटल डाउन अगेन, एंड द टॉक वुड गो ऑन, अब फिर गपशप चलती रहेगी। व्हेन हिज गेस्ट गॉट अप टू गो अवे, व्हेन दे गॉट अप, फ्रेजल वर्ब है, ये सिंपल है, गॉट अप, बैठे हुए थे, खड़े हुए। व्हेन हिज गेस्ट गॉट अप टू गो अवे, ठाकुर दादा वुड accompany them to the door। देखिए ये पोजीशन है, ये आपको नोट करना चाहिए। would accompany them to the door, you accompany somebody to some place, जैसे I accompanied him to Bombay, मतलब मैं भी उनके साथ बॉम्बे गया। would accompany them to the door and say to them on the doorstep, oh by the way, when are you all coming to dine with me, to have dinner or to have food with me, उनको इनवाइट करते हैं। one or other of us would answer, not just yet Thakur Dada, not just yet, we will fix it later। Quite right, he would answer, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा थी, अभी ना किया जाए, क्योंकि he was very poor, और just for the courtesy वो कहते थे कि when are you going to dine with me, quite right, he would answer। देखिए बार बार वुड का यूज करके ये जो पुरानी हैबिट थी उसको एक्सप्रेस कर रहा है। Quite right, we had much better wait till the rains come, it's too hot now, and a grand rich dinner such as I should want to give you would upset us in weather like this। एक एक्सप्रेशन होता है यू हैड बेटर डू समथिंग, ये मतलब वेरी क्यूरियसली इनफ जिसको हम कह सकते हैं, हैड बेटर जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट, हैड जो है वो एक पास्ट का वर्ड है, और डू जो है वो प्लेन फॉर्म में है, बीच में बेटर लगा हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि अच्छा होगा आप ये कर लें, इट वुड बी बेटर इफ यू डू इट, सो यू हैड बेटर डू इट, ये थर्ड फॉर्म में नहीं लगाते हैं यहाँ, ओके, ये आपको ध्यान देना है। ये एक पेक्यूलियर एक्सप्रेशन है, and one of those expressions that you need to memorize, so you had better do it। तो ये कह रहे हैं we had better wait, अच्छा होगा कि हम लोग वेट करें, till the rains come, it is too hot now, and the grand rich dinner such I should want to give you would upset us in weather like this। but when the rains did come, when the rains came, ये सिंपल वो है, when the rains came, और ये नेगेटिव करना हो तो did not come, यहाँ पे रेंस डिड कम कर दिया है, ये भी एक स्पेशल एक्सप्रेशन है जब हम सेकंड फॉर्म यूज करने के बजाय डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डिड कम, वो एम्फेसाइज कर रहा है कि जब वो एक्चुअली रेंस आई, एवरीवन वाज वेरी केयरफुल नॉट टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस। तो पहले ये था कि भाई रेंस में करेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है वेदर, बट व्हेन द रेंस डिड कम एवरीवन वाज वेरी केयरफुल नॉट टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस। You remind somebody of something, ये प्रिपोजिशन का आपको नोट करना है, you remind him of something। सब लोग बहुत केयरफुल करते हैं कि उनको रिमाइंड नहीं करने का है, और यदि किसी तरह से सब्जेक्ट ब्रॉट अप हुआ, you bring up means you raise it, इस सब्जेक्ट को आप किसी मीटिंग में या किसी गैदरिंग में ब्रिंग अप करते हैं, मीन्स यू रेज इट। जैसे आप कोई नोटिस, इफ यू पुट अप सम नोटिस, आप
जैसे आपने प्लास्टर किया बोर्ड पे या कहीं किसी वॉल पे या किसी कॉलम पे, वो जनरली हाई लेवल पे आप करते हैं, तो जब अप लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ज़्यादा विजिबल बताना। तो इफ यू ब्रिंग समथिंग अप, इसका फिगरेटिव मीनिंग है, मीन्स यू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ अदर्स। So if the subject was brought up, ये उसका past tense है, some friend would suggest gently that it was very inconvenient to get about. Get about means इधर उधर जाना, घर से बाहर निकलना. When the rains were so severe, and therefore it would be much better to wait till they were over. मतलब गर्मियों में उन्होंने ये कह दिया कि भाई गर्मियों में तो मज़ा नहीं आएगा, जब रेंस होंगी तब करेंगे। रेंस में कहने लगे कि इट वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट टू गो अबाउट, गेट अबाउट, एंड देयरफॉर रेंस की बात करेंगे। इस तरह से चलता रहता था, ये होता ही नहीं था कभी। जस्ट टू पुट हिम एट ईज, उनका मतलब उनकी इज्जत भी रह जाती थी और उनको खर्च भी नहीं करना पड़ता था। दस द गेम वेंट ऑन। अब इसके बाद एक इंस्टेंस उन्होंने और बताया है, Tagore Dada's poor house was much too small for his position, and we used to condole with him about it. आप किसी के साथ कंडोल करते हैं, कंडोल हमेशा विथ के साथ आता है, यू कंडोल विथ समबडी। जब आप कहते हैं कि भाई आपके जो प्रॉब्लम है हम समझ रहे हैं, है ना, यू कंडोल विथ हिम, और आप एक तरह से आप उनको हिम्मत देते हैं। कंसोल का मतलब होता है कि यू कंसोल समबडी, फिर विथ नहीं आएगा। कंडोल और कंसोल में ये फर्क है। तो कंसोल मीन्स किसी का लॉस हो गया है और आप उनके साथ, जैसे किसी की डेथ हो गई है समथिंग, अब वो कंसोल कर रहे हैं, आप उनको समझा वो जाके उनका जो दुख है वो कम करने के ट्राई कर रहे हैं, दैट इज कंसोल। आप किसी को कंसोलेशन भेजते हैं जब फैमिली में कुछ bereavement हो जाता है, यू कंसोल दैट फेलो। बट यू कंडोल विथ समबडी व्हेन यू से दैट वी सिंपैथाइज विथ यू, क्योंकि आप मुश्किलों में हैं। ओके, कोई मुश्किल है तो आप कंसोल नहीं करने लगेंगे, ओके, कंट्रोल करेंगे। His friends would assure him they quite understood his difficulties. It was next to impossible to get a decent house in Calcutta. Indeed, they had all been looking out for years for a house to suit him. Look out for means search. They had all been looking out. ये perfect continuous है, past perfect continuous. परफेक्ट इसलिए है कि जिस तरह कहानी चल रही है उसके बहुत पहले से उस मकान ढूंढ रहे थे वो, पहले का है, और उससे कंटिन्यूटी को एम्फेसाइज करना है इसलिए कंटिन्यूस है। तो हैड ऑल बीन लुकिंग आउट फॉर ईयर्स, कई सालों से ढूंढ रहे थे, फॉर अ हाउस टू सूट हिम। बट आई नीड हार्डली एड, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, हार्डली आप तो यूज करने और कहना चाहते हैं आई डोंट नीड टू। सो आई नीड हार्डली एड, नो फ्रेंड हैड बीन फुलिश इनफ टू फाइंड वन। ठाकुर दादा यूज्ड टू से with a sigh of resignation, well, I suppose I shall have to put up with this house after all. Put up means to bear, बर्दाश्त करना, to put up with this house, इसी घर में मुझे रहना पड़ेगा। I suppose, ऐसा लगता है, जो हम हिंदी में कहते हैं ऐसा लगता है, I suppose. Then he would add with a genial smile, but you know, I could never bear to be away with my friends. I must be near you. That really compensates for everything. Compensate के साथ हमेशा फॉर आता है, समथिंग compensates for something else. सो इनके जो घर नहीं मिलना है और इनका इसी घर में रहना है, दिस मतलब जो जिससे कि अपने दोस्तों के पास ही रह पाते हैं, तो ये दोस्तों के साथ रहना compensates for other thing, for everything in fact। यहाँ बियर यूज किया है, I could never bear to be away from my friends. Somehow I felt all this very deeply indeed. I suppose the real reason was that when a man is young, stupidity appears to him the worst of crimes. और तो ऐसा अपने एक्टर का सोचना है कि जो यंग लोग होते हैं वो स्टूपिड लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके ख्याल में स्टूपिडिटी जो है वो वर्स्ट ऑफ क्राइम्स है। और ये कह रहा है कैलाश बाबू आर नॉट रियली स्टूपिड,
In ordinary business matters, everyone was ready to consult him. But with regard to Nayanjo, जो उनका जो पुश्तैनी जगह थी, his utterances, so what he said, his utterances, utter का मतलब है कुछ कहना, और utterance है जो आप कहते हैं. So utterances were certainly word of common sense. नैनजो के बारे में वो जो ही बोलते थे, common sense उसमें होता नहीं था. Because out of amused affection for him, no one contradicted no one contradicted his impossible statements. He refused to keep them in bounds. अब क्योंकि कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता था, तो फिर वो उसको लिमिट में भी नहीं रखते थे. अनलिमिटेड एग्जैजरेशन करते रहते थे नैनजो के बारे में. ही रिफ्यूज टू कीप देम इन बाउंड्स. ही रिफ्यूज टू कीप देम विद इन लिमिट्स. When people recounted in his hearing the glorious history of Nyanjo with absurd exaggerations, he would accept all they said with the utmost gravity, and never doubted, even in his dreams, that anyone could disbelieve it. ये part 1 है, and since it has been quite long, so we will stop here, and the second part we'll do tomorrow. तो आज हमने कैलाश बाबू का जो एक तरह से कैरेक्टराइजेशन है वो सारा हमने देख लिया, और नैरेटर के उनके बारे में क्या ओपिनियन है ये भी देख लिया. तो कल का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें कहानी जो खत्म होगी उसमें आप देखेंगे कि जो नैरेटर है वो थोड़ा एरोगेंट टाइप का है, और कैसे वो काइंड ऑफ ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैलाश बाबू's फैमिली, कैसे ये हम कल देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. और कैलाश बाबू जो अपने को वेल्दी दिखाने के चक्कर में रहते थे, वो भी एक मोमेंट के लिए भूल जाएंगे, और वो खुद एडमिट करेंगे कि ही इज अ पुअर मैन. ओके. लेकिन तब नैरेटर को इस चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ही विल बी अ चेंज्ड मैन. तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की इसमें देखी हैं, बहुत सारे नए वर्ड देखे हैं. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को बार-बार पढ़ें. और जब आप पढ़ेंगे, मैंने पहले भी कहा है अपने दूसरे वीडियोज़ में, जब कहानी को बार-बार पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये आपको फिर आपके परमानेंट मेमोरी में आ जाएँगे. और दूसरा, यदि आपको कहानी अच्छी लगेगी, तो आप और भी पढ़ना चाहेंगे, और आपकी पढ़ने की हैबिट जो है वो भी फॉर्म होगी. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज repeat this story several times, at least 3 or 4 times. Okay, it will just take about 15 minutes. Okay guys, so thank you. फिर कल हम मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट को लेके. थैंक्स फॉर योर पेशेंस. थैंक्स फॉर एवरीथिंग.